हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और रिवीजन साथ के साथ कर रहे होंगे। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो कि किसका पार्ट है, चैप्टर 6 फ्रॉम क्लास 10 साइंस और बायो का फर्स्ट चैप्टर है ये। तो हम इसमें क्या पढ़ चुके थे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने पूरा कर दिया था। आज हम पढ़ने वाले हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस भी हम शुरू कर देंगे। देखते हैं कितना होता है, बट पढ़ेंगे हम अच्छे से, टाइम तो लगता ही है हर एक चीज में। चलो शुरू करते हैं विद हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब जैसे कि हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है रॉ मटेरियल की हेल्प से। किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना खाना क्या करेगा, खुद बनाएगा। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को लेगा, ऑर्गेनिक मटेरियल में उसको कन्वर्ट करेगा और फिर उससे क्या करेगा, अपनी न्यूट्रिशन नेसेसिटी, अपनी खाने की जो जरूरतें हैं उसको क्या कर लेगा, वो पूरी करेगा। उसमें क्या, उसको क्या हम कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और अब हम पढ़ने वाले हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये बेटा वाइस वर्सा सिचुएशन है। अब देखिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें खाना खुद बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। बट ऑन द अदर हैंड, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। उनके ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं अपनी न्यूट्रिशन नेसेसिटी को पूरा करने के लिए, अपनी एनर्जी नेसेसिटी को पूरा करने के लिए वो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वही बात है जो हमने अभी समझी। क्या होता है, ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट रहता है, खाना किसी और से लेता है। अब सबसे कॉमन एग्जांपल ले रहे, सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, हम खुद है ना। हम खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, प्लांट्स पे रहते हैं, एनिमल्स पे रहते हैं। अब कुछ कुछ आप ये सोचोगे कि हम तो वेजिटेरियंस हैं, हम तो एनिमल पे डिपेंडेंट नहीं रहते। क्यों नहीं रहते, आप बिल्कुल रहते हो। डेयरी प्रोडक्ट, दूध पीते हो, कह रही थी दूध खाते हो, दूध पीते हो, दूध पीते हो, पनीर खाते हो। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है ये कहाँ से आते हैं, एनिमल से ही तो आते हैं। तो ये क्या हो गया, एनिमल प्रोडक्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं हम एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट रहते हैं। अब और कुछ जो नॉन वेज है वो भी प्लांट्स पे भी और डायरेक्टली एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट है। तो हम क्या है, हम डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है। और कोई भी ऑर्गेनिज्म जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए, उनको हम क्या कहेंगे, और वो किस न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं, और उनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। उनको हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। वो ऑर्गेनिज्म जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो किसी और के ऊपर अपनी नेसेसिटीज के लिए, अपनी फूड नेसेसिटीज के लिए, एनर्जी नेसेसिटीज के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। और इसका मोस्ट कॉमन और सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, हम खुद, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स ही तो है जो प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं और एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं। समझे। तो चलिए अगला पॉइंट क्या है इसमें, ऑर्गेनिज्म अदर देन ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फॉलोज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से क्या होगा, उसमें अपना खाना वो खुद बनाएंगे। तो ग्रीन प्लांट एक ऐसा जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, और कौन सा, ब्लू ग्रीन एल्गी। इनके अलावा बेटा हर एक ऑर्गेनिज्म क्या फॉलो करता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को क्या करता है, फॉलो करता है। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी फर्दर डिवाइडेड किसमें है, 3 क्लासेस में डिवाइडेड है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पढ़े, समझ आया, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन समझ आया। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए किसी और पे डिपेंड रहता है, अपना खाना वो किसी और से लेता है, उसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है हेटेरोट्रॉप। अब वो क्यों लेते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते ना, तो वो एक्सटर्नल सोर्सेज पे क्या होंगे, डिपेंड रहेंगे। अब देखो बेटा, ये जरूरी नहीं है कि प्लांट्स हैं तो फिर वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं।
इनफैक्ट कुछ ग्रीन प्लांट्स भी है जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। अब आप पूछोगे क्यों? मैंने आपको बताया कि ग्रीन प्लांट्स है तो उसमें क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल है तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, फूड रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी। बट दिस इज नॉट लाइक दैट। अगर बहुत सारे प्लांट ऐसे भी हैं जो ग्रीन इन कलर हैं, जो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, पूरा प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस का, बट उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स मिसिंग हैं जिसकी वजह से वो अपना खाना यूटिलाइज ही नहीं कर पाते। तो फिर वो किसके ऊपर डिपेंड होंगे, किसी और के ऊपर। और जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म किसी और के ऊपर डिपेंड हो गया तो वो किस में आ जाएगा, हेटेरोट्रॉप्स में आ जाएगा। समझ रहे हो आप? तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि भाई हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कितने पार्ट्स है, कितने पार्ट्स का होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मेनली 3 टाइप्स का होता है बेटा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स का। अब हम वन बाय वन हर एक में पढ़ते हैं। जैसे सेपेरोफेटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बेटा जिसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन है ना, जैसे एक ऑर्गेनिज्म है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो किस में आ गया, हेटेरोट्रॉप्स में, तभी तो वो उसकी क्लास है। लेकिन वो किससे अपना खाना लेगा, जो प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, जो कुछ भी है मर चुका है। ठीक है, मतलब क्या होगा, मर चुका है। सड़े गले ऑर्गेनिज्म से जो अपना खाना लेता है, जो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरा करता है, उसको हम क्या कहेंगे, सेपेरोफेटिक न्यूट्रिशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेपेरोफेटिक न्यूट्रिशन। किस पे, कि भाई सड़े गले मोड ऑफ न्यूट्रिशन से, नहीं, सड़े गले ऑर्गेनिज्म से वो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है। समझो, जैसे कि मशरूम्स है, इट्स नॉट कि हर एक मशरूम ऐसे ही करता है, बट लेट्स सी एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि पेड़ की पत्तियां गिर गई वो मर गई ना, नीचे वो सड़ेंगी, है ना, वो खराब मटेरियल होगा, वो किसी यूज का नहीं है, उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है, लाइफ नहीं है, वो सड़ती है ना, तब वो उससे क्या लेते हैं, अपना फूड रिक्वायरमेंट्स क्या करते हैं, वो उससे अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स क्या करेंगे, पूरी कर लेंगे। तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, सेपेरोफेटिक न्यूट्रिशन। और ये किसका पार्ट है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का पार्ट है। अब देखो, कहीं पे भी डिपेंडेंसी आ जाए ना, कि किसी और के ऊपर निर्धारित है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो किसके अंडर है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर है। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम इसके पार्ट्स पढ़ रहे हैं कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितनी तरह का होता है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितनी तरह का होता है, पहले हमने पढ़ा सेपेरोफेटिक न्यूट्रिशन। सेपेरोफेटिक न्यूट्रिशन वो होता है बेटा जिसमें फूड रिक्वायरमेंट्स किससे पूरी होती हैं, डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल से क्या होती है, फूड रिक्वायरमेंट्स इसकी पूरी होती हैं। सेपेरोफेटिक न्यूट्रिशन की कुछ एग्जांपल्स है, पेनिसिलियम, मशरूम और बैसिलस। ये बैक्टीरिया है बेटा, बैसिलस एक बैक्टीरिया है। तो ये क्या है, इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए व्हाट आर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड गिव इट टाइप, जैसे जैसे आप टाइप बताओगे ना, हर एक टाइप के साथ आप क्या बताओगे, एग्जांपल्स जरूर बताओगे। तो इसमें जितने भी एग्जांपल्स दिए गए हैं ना, बहुत कम दिए हैं और बहुत कॉमन दिए, आपको याद करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो सेपेरोफेटिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जिसमें डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। इसका एग्जांपल्स कौन से हैं, पेनिसिलियम, मशरूम और बैसिलस क्या है इसके एग्जांपल्स हैं। अब अगला है बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन। उससे पहले हम ना पैरासिटिक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। होलोजोइक थोड़ा लंबा है, मैं अभी आपको इसके बाद बताती हूँ, ठीक है। पढ़ते हैं हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ओहो, एक तो ना ये इसके साथ बहुत प्रॉब्लम है, इसको मैं जल्दी से जल्दी ठीक करूंगी, तब तक आप काम चला लीजिए। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो ऑर्गेनिज्म जो जिस पे डिपेंड होते हैं वो क्या होता है, वो डेड और डिकेड नहीं होते, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। वो उससे क्या करते हैं, अपना खाना लेते हैं। समझे आप? सेपेरोफेटिक और पैरासिटिक न्यूट्रिशन में डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि सेपेरोफेटिक किस पे डिपेंड होते हैं, डेड पे, डेड ऑर्गेनिज्म से डिपेंडेंट होते हैं। बट पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, क्या कहते हैं उसको, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इनसाइड और आउटसाइड ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, होस्ट बोलते हैं हम उसको। जैसे हमने कोई पार्टी रखी तो हमारे घर पे लोग आएंगे ना, तो हम क्या कहते हैं, होस्ट। हम क्या है, होस्ट। हमारे घर कोई आ रहा है तो हम क्या है, होस्ट। और जो आ रहे हैं वो क्या है, गेस्ट। तो इसमें ऑर्गेनिज्म किसमें लिव करते हैं, होस्ट के अंदर
या फिर आउटसाइड लिव करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आउटसाइड ही हो, अंदर भी हो सकते हैं वो। ठीक है, एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट इज नोन एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और वो लोग जो इस न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, पैरासाइट। और दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, पैरासाइट। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब इसके मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स बताओ क्या हो सकते हैं। तुमने देखा है कभी तुम पार्क में गए हो और एक बहुत बड़े पेड़ के ऊपर येलो सी पेल येलो बेल होती है और वो ना पूरे पेड़ को कवर करके रखती है। उनका कोई रोल नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है कि उनसे कुछ खाने का चीज हमें मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, कुछ नहीं है। वो उस पेड़ के ऊपर ऐसे रहती है, ऊपर ही रहती है, आउटसाइड ऑफ इट्स बॉडी, और वो उससे क्या करती रहती है, सक करती रहती है न्यूट्रिशन। अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए वो उससे उससे अपना खाना लेती रहती है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, कस्काटा। वो का क्या नाम है उसका, कस्काटा बेल होती है वो। अब फिर जैसे हमारे सिर में लाइस हो जाती है ना, तो मम्मी कहती है कि वो कुछ करती तो नहीं है लेकिन वो हमारी स्कैल्प से क्या करती रहती है, खाना लेती रहती है। तो वो हमारे अंदर तो नहीं है ना, ऊपर ही है, पर वो क्या डिपेंड है हमारे ऊपर। और लीच हो गया, टिक्स, डॉग में टिक्स सबसे ज्यादा होती है। जैसे हमारे यहाँ पे, जैसे हमारे पे लाइस हो जाती है ना, वैसे ही डॉग्स को क्या हो जाती है, टिक्स हो जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ये है पैरासिटिक न्यूट्रिशन का। क्या है ये, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। कोई आपसे पूछ ले कि भाई पैरासिटिक न्यूट्रिशन में और सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है, क्या सबसे बड़ा क्या डिफरेंस है बेटा, कि भाई सेपेरोफेटिक न्यूट्रिशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना क्या करता है, फूड रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है। ऑन द अदर हैंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के बाहर ही रहकर अपनी क्या करता है, रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता है। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होस्ट के ऊपर रहता है इनसाइड और आउटसाइड, उसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, जब डाइजेशन है ना हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, जो डाइजेशन है हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। अब इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। हमारी बॉडी के अंदर कैसे हो रहा है, हमने क्या कहा, खाना खाया हमने, ठीक है, हम क्या करते हैं, खाना हमने खाया, खाना खाने के बाद क्या हुआ, उसका डाइजेशन शुरू हुआ। अब देखो जैसे ना ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है, इसमें 5 पार्ट्स होते हैं। ये मैं आपको अमीबा नहीं समझा रही, मैं सिर्फ आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन बता रही हूँ। अभी इसको ऊपर वाले को छोड़ दो, जो मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ इस पे ध्यान देना। इंजेशन, इंजेशन मतलब क्या होता है बेटा, कि हमने क्या किया, खाना अपने अंदर लिया। फिर क्या होता है, डाइजेशन। फिर क्या होगा, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा, जो हमने खाना हमारी बॉडी के अंदर लिया उसका डाइजेशन शुरू होगा। ठीक है, उसको मोर क्या होगा, उसको जो हमने खाना खाया उसको मोर स्मॉलर पार्ट्स में और सिंपलर पार्ट्स में क्या कर दिया जाएगा, दिया जाएगा, ताकि क्या हो, उसकी एब्जॉर्प्शन और उसका अगला प्रोसेस इजी हो सके। उसके बाद क्या होगा बेटा, एब्जॉर्प्शन। जो हमने खाना खाया जिसका डाइजेशन हुआ उसमें से एब्जॉर्प्शन होगा न्यूट्रिशंस का, मिनरल्स का, जो जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट्स है ना, उस खाने में से वो चीजें क्या कर ली जाएंगी, एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। फिर आता है बेटा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हो गया, जो खाना एब्जॉर्ब हुआ, जो रिक्वायरमेंट्स उससे एब्जॉर्ब हुई ना, अब एब्जॉर्ब तो कर ली बॉडी ने, एब्जॉर्ब करके करेगा क्या, उसका यूज होगा बॉडी में, तो क्या होगा उसमें, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन के बाद क्या होगा, इजेशन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जरूरी तो नहीं हर एक फूड पार्टिकल जो हमने खाया वो पच गया हो, नहीं, जो अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट बचा उसको क्या करेंगे, हम बाहर निकाल देंगे, उसका मतलब क्या है, इजेशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के। क्या हुआ, पहला पार्ट क्या हुआ, इजेशन। क्या खाया, क्या करा हमने, खाना अंदर लिया, हमारी बॉडी के अंदर गया। सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन। क्या हुआ, उस खाने का क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है हमारी बॉडी में। थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, जो हमने खाया उसमें से क्या होगा,
जो नेसेसिटी है हमारी बॉडी के लिए, मिनरल्स, न्यूट्रिशन, वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होंगे। एसिमिलेशन क्या बताया था मैंने, एब्जॉर्ब जो है उसको हमारी बॉडी में यूज करना, उसको क्या कहेंगे हम, एसिमिलेशन। एंड लास्ट इज इजेशन। इजेशन मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल बचा, सिर्फ वेस्ट मटेरियल नहीं, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करेंगे हम, हमारी बॉडी से बाहर कर देंगे, हमारी बॉडी से बाहर कर देंगे। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इज ऑफ 5 steps. Holozoic nutrition is of 5 steps. First, ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से जो जरूरी मिनरल्स, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हुए, जो एब्जॉर्ब किया बॉडी ने, उसको बॉडी में क्या हुआ, फिर उसका यूज हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। उसका क्या हुआ, यूज हुआ बॉडी में, उसको क्या कहते हैं हम, एसिमिलेशन, उसको कहा जाता है एसिमिलेशन। और फिर वो बॉडी से बाहर निकालने को हम क्या कहते हैं, इजेशन। वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से बाहर निकालने को हम कहते हैं इजेशन। आपको समझ आया, होलोजोइक न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन के भी आगे बेटा क्या है, कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज है। होलोजोइक न्यूट्रिशन समझ आए, होलोजोइक न्यूट्रिशन वो है जिसमें क्या है, डाइजेशन हमारा क्या होता है, इनसाइड द बॉडी होगा हमारा डाइजेशन, क्या होगा, इनसाइड द बॉडी हो रहा है हमारा डाइजेशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में भी क्या है, आगे सब कैटेगरीज डिवाइड है, जैसे कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। हर्बीवोरस वो होते हैं बेटा जो सिर्फ किस पे, ग्रास पे और प्लांट्स पे जिंदा रहते हैं, उसके अलावा और वो कुछ नहीं खाते, ना वो एनिमल्स प्रोडक्ट यूज करते, ना वो क्या करते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मतलब कि किसी भी एनिमल पे डिपेंड नहीं रहते, मीट पे, इन सब पे क्या होता है, वो डिपेंडेंट नहीं रहते। वो किस पे खाना खा खाते हैं, वो सिर्फ प्लांट्स और ग्रास खाते हैं। कार्निवोरस होते हैं वो जो हमेशा जो नॉन वेज होते हैं, उनको क्या कहते हैं, कार्निवोरस। बट वो क्या खाते हैं, वो प्लांट्स नहीं खाते, ओनली डिपेंडेंट ऑन मीट, ईट अदर एनिमल्स। क्या होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनको क्या कहते हैं, कार्निवोरस। ओमनिवोरस कौन है बेटा, हम है ओमनिवोरस। ओमनिवोरस होते हैं जो प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट है और एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई वेजिटेरियन है तो कहे कि मैम हम तो हर्बीवोरस है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको बताया ना, आप एनिमल प्रोडक्ट पे भी डिपेंडेंट हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर आप एनिमल प्रोडक्ट भी खा रहे हो ना, यूज कर रहे हो, तो भी आप क्या हो, ओमनिवोरस हो, कि आप प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे डिपेंडेंट हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, ओमनिवोरस। क्या 3 तरह का होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। सबसे पहले क्या आता है, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस वो होते हैं जो सिर्फ ग्रास और प्लांट्स खाते हैं। देन इट इज कार्निवोरस, क्या, जो सिर्फ मीट पे डिपेंडेंट रहते हैं, जो सिर्फ मीट पे डिपेंडेंट रहते हैं। एंड थर्ड इज ओमनिवोरस जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे डिपेंडेंट रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ओमनिवोरस, उनको हम कहते हैं ओमनिवोरस। तो ये हो गया बेटा हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन, कि अगर आपसे कोई पूछ ले ना कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो हम ये बताएंगे इसमें कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसपे कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा कि भाई वो किसी और पे डिपेंड रह के अपना न्यूट्रिशन नेसेसिटीज को पूरी करेगा। जो भी ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं या उसके थ्रू अपना खाना खाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। एंड हेटरोट्रॉप न्यूट्रिशन अब कितने तरह का होता है, सेपेरोफिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सेपेरोफिटिक में क्या होता है, वो डेड और डिकेइंग प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। पैरासिटिक में क्या होगा, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप है। होलोजोइक न्यूट्रिशन सबसे पहले देखो, अपने दिमाग में फ्लो चार्ट बनाया करो, कोई भी चीज अगर आप जब जैसे रिवाइज करो ना, उसका दिमाग में फ्लो चार्ट बनाया करो कि ऐसे ऐसे है, स्टेप वाइज पॉइंट वाइज चीजों को समझोगे ना, आपको स्टोरी एकदम क्लियर हो जाएगी। अब जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन बोला मैंने, आपके दिमाग में आना चाहिए कि होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर होता है। हमारी बॉडी के अंदर कैसे होता है, 5 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इजेशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इजेशन करते हैं। इजेशन मतलब हमने क्या किया, खाना हमारी बॉडी के अंदर लिया, खाने बॉडी के अंदर गया तो क्या होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद क्या होगा, उस फूड में से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, क्या होगा,
मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, जो भी रिक्वायर्ड नेसेसिटीज है उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एसिमिलेशन होगा उसके बाद। एसिमिलेशन मतलब जो भी नेसेसरी चीजें एब्जॉर्ब हुई उसका क्या होगा, यूज होगा बॉडी में। एंड देन इजेशन। इजेशन मतलब जो खाना हमने नहीं पचा पाई बॉडी या फिर जो वेस्ट मटेरियल बचा उसको क्या कर देंगे, बॉडी से बाहर कर देंगे। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होगा, 5 स्टेप्स में हो गया जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में आगे बेटा कितना, 3 तरह का क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। सबसे पहले क्या होता है, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस वो होता है जिसमें क्या होता है, सिर्फ कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल किसके ऊपर, सिर्फ प्लांट्स और ग्रास के ऊपर डिपेंड हो। कोई भी एनिमल प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म को नहीं खा रहे हैं, सिर्फ बेचारे घास फूस खा के जिंदा रह रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे, हर्बीवोरस। देन कार्निवोरस। कार्निवोरस वो है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, सिर्फ मीट खाते हैं जो, ठीक है, मीट पे डिपेंडेंसी होती है उनको हम क्या कहेंगे, हर्बीवोरस। उनको हम कहेंगे कार्निवोरस। उनको क्या कहा जाता है, कार्निवोरस। एंड द लास्ट इज ओमनिवोरस। ओमनिवोरस कौन है बेटा, हम है ओमनिवोरस, जो क्या करते हैं, प्लांट्स पे और एनिमल्स पे। प्लांट्स पे फीड ऑन बोथ, प्लांट्स एंड एनिमल्स फीड ऑन बोथ। प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट रहते हैं और वो क्या करते हैं, एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ओमनिवोरस। तो ये हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा ओवरव्यू है ये अभी किसका, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। अब हम आगे पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में कैसी न्यूट्रिशन होती है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई अमीबा होता क्या है ना। सबसे पहले अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि वो है क्या। अमीबा एक बेटा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का मतलब आप पूछोगे मैम उसका क्या मतलब है, मतलब कि हम अपनी ना नेकेड आई से उसको देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप के अंदर ही हम उसको देख सकते हैं। तो वो क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है माइक्रोस्कोपिक, वो क्या है, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। अमीबा का डाइजेशन या फिर न्यूट्रिशन हमारे लिए पढ़ने के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि बेटा वो एक तो वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, प्लस वो सिंगल सेल्युलर है। सिंगल सेल्युलर है, यूनिसेल्युलर है वो, मतलब उसमें सिर्फ सिंगल सेल की बॉडी है उसकी, एक सेल है उसके पास जीने के लिए, सिर्फ वो एक ही सेल है। बट उसमें डाइजेशन क्या होता है, होलोजोइक डाइजेशन होता है, मतलब उसकी बॉडी के अंदर ही डाइजेशन हो रहा है। और डाइजेशन उसकी बॉडी के अंदर क्यों हो रहा है, क्या ऐसी खास बात है जो इसकी बॉडी के अंदर ही उसके क्या होगा, डाइजेशन हो रहा है। वो इसलिए बेटा क्योंकि उसका जो यूकैरियोटिक सेल है उसके पास, यूकैरियोटिक कौन से सेल्स होते हैं, हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, जिसके पास क्या है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो, सेल ऑर्गेनेलीज हो, मतलब उसके डाइजेशन के लिए या फिर उसकी लाइफ सर्वाइवल के लिए उसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है उस सेल में, उस सिंगुलर सेल में सेल ऑर्गेनेलीज है जो उसकी लाइफ एग्जिस्टेंस में क्या करती है, हेल्प करती है। तो न्यूट्रिशन क्या है बेटा, ठीक है, न्यूट्रिशन वो है जिससे हम क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। कौन सी रिक्वायरमेंट्स को, फूड रिक्वायरमेंट्स को, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को। अब हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब अमीबा न्यूट्रिशन कैसे करेगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अमीबा है क्या। अमीबा क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है कि हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये यूनिसेलुलर है बेटा, क्या है, ये यूनिसेलुलर है बट विद यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल मतलब इसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी है और सेल ऑर्गेनेलीज भी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, ठीक है, अमीबा की कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। जैसे मैंने अभी ये ड्रॉ कर दिया, ये अमीबा हो गया, ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये मान लो, ठीक है। ये हमारे पास इसका क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया हमारे पास इसका। ये साइड में हम क्या बना देते हैं, और मान लो कि भाई ये हमारे पास इसकी हो गई सेल ऑर्गेनेलीज हो गई। तो दिस इज अमीबा, दिस इज अमीबा। इसको हम क्या कर सकते हैं कि दिस इज अमीबा, ये है हमारे पास अमीबा। इसकी कोई भी शेप है, जरूरी नहीं है कि आप यही शेप यूज करो। दिस इज अ फ्लोटिंग सेल। अब सेल की तो ऐसे नहीं है जैसे कोई सेल सिस्टम के अंदर होगा उसका प्रॉपर शेप होगी ना, पर इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। जैसे अब हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये इसमें क्या होगी, इसकी सेल ऑर्गेनेलीज होगी, ठीक है। ये इसका मतलब कि क्या है, इसकी प्रॉपर शेप नहीं है। मतलब अब हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन में हम क्या पढ़ेंगे कि भाई खाना कैसे खाते हैं। अब इसकी तो शेप ही नहीं है, इसके पास कोई प्रॉपर मुंह ही नहीं है, ये खाना लेगा कैसे अपने अंदर,
खाएगा कैसे, हम वही पढ़ेंगे कि ये डाइजेशन इसमें कैसे होगा, न्यूट्रिशन कैसे हो सकता है इसके अंदर। अगला पॉइंट ये बेटा बेटा मेरी थोड़ी ज्यादा तेज बोल ली ना, इसीलिए मेरी जबान थोड़ी लड़खड़ा रही है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो अगला पॉइंट इसमें क्या है कि इसके पास कोई फिक्स्ड माउथ या फिर जिससे हम फूड अंदर ले सके ना, इजेशन के लिए कोई फिक्स्ड माउथ नहीं होता। माउथ नहीं होता तो आप ये कहोगे कि कोई एक जगह तो होगी ऐसी जिससे वो खाना अंदर ले सके, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता उसकी बॉडी के अंदर। ना कोई फिक्स्ड माउथ होता है और ना ऐसा कोई जगह होती है जहाँ से पर्टिकुलरली वो खाना अंदर ले सके, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब बेटा ठीक है, खाना अंदर ले लिया, डाइजेशन कैसे होगा ये भी हम पढ़ेंगे, पर वो खाता क्या है, डाइजेशन हो किस चीज का रहा है, क्या खाता है वो। अब वो खुद माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है तो वो किस पे डिपेंड होगा, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स पे डिपेंडेंट होगा ना, जो चीजें उसी की साइज की है, ठीक है। तो किस पे डिपेंडेंट है वो, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, बैक्टीरिया, डिकेइंग फूड पार्टिकल्स के ऊपर। डिकेइंग मतलब जो सड़ रहे हैं फूड पार्टिकल्स, उसके ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, समझे। उसके बाद अगला पॉइंट है बेटा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक, जो मैं आपको पहले बता सकती हूँ। होलोजोइक मतलब क्या होगा, उसके अंदर उसकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन होगा, किसमें, 5 स्टेप्स में उसका न्यूट्रिशन होता है बेटा, किसमें, 5 स्टेप्स में। पहला क्या होगा, इजेशन, उसके बाद क्या, कहाँ जाएगा ये, इजेशन के बाद क्या होगा, इजेशन के बाद हमारा क्या होगा, डाइजेशन, डाइजेशन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद क्या हो जाएगा, इजेशन, इजेशन मतलब खाना क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा बॉडी से, वो उसको क्या कहते हैं, हम होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो हमने अभी अभी पढ़ा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है बेटा इसका कि एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, वो प्रोसेस जिसके थ्रू ये अपना खाना ले रहा है ना अपने अंदर, उसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर अमीबा का क्वेश्चन आया, आपसे कोई अमीबा के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप ये जरूर बताएंगे कि द प्रोसेस थ्रू विच वो क्या करता है, अपना खाना लेता है अपने अंदर या फिर खाना खाता है, उसको हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। अब मैं आपको बताऊंगी आगे कि फेगोसाइटोसिस भी क्या होता है, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया, ओवरव्यू ले लिया हमने। अमीबा क्या है, एक क्या है अमीबा, माइक्रोस्कोपिक क्या है, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये नॉर्मली कहाँ पाया जाता है, वाटर बॉडीज में पाया जाता है, प्लस उन वाटर बॉडीज में पाया जाता है जहाँ पे बहुत सारी क्या हो, वेजिटेशन हो, डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल और बैक्टीरिया हो, मतलब उसको सर्वाइवल के लिए जहाँ उसका खाना मिल रहा है ना, वो वहां जाएगा, वहां पाया जाता है सबसे ज्यादा क्या है, एक्वेटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, वाटर बॉडीज में मिलेगा जहाँ क्या हो, बहुत सारी वेजिटेशन हो, डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल हो। उसके बाद इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल का होता है, यूकरियोटिक सेल्स होते हैं, सेल होता है इसके अंदर, मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा और सेल ऑर्गेनेलीज होंगी, ठीक है। द एनिमल्स डू नॉट हैव माउथ और एनी फिक्स्ड प्लेस जहां से क्या हो सके, इजेशन हो सके, मतलब खाना खा सके, वो खाना अपने अंदर ले सके, कोई क्या होता है, फिक्स प्लेस नहीं होता इसके ऊपर। इट फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, बैक्टीरिया, डिकेइंग फूड पार्टिकल्स, जो मैंने आपको बताया था, किसके ऊपर डिपेंड रहता है ये, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, डिकेइंग फूड पार्टिकल्स के ऊपर क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है ये। उसके बाद बात आती है बेटा कि भाई द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें क्या है, होलोजोइक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें क्या है, होलोजोइक है। अब होलोजोइक को हम क्या बोलेंगे कि भाई क्या है, 5 स्टेप प्रोसेस है, और क्या होगा बॉडी के अंदर, क्या होगा इसका न्यूट्रिशन और डाइजेशन क्या होगा, बॉडी के अंदर ही होगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। अभी मैं आपको बताती हूँ फेगोसाइटोसिस क्या है। ओवरव्यू में पता चल गया हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं और वो कैसा है। अब देखो, ये है न्यूट्रिशन इन अमीबा, दिस इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हम ये पढ़ते हैं। अमीबा मैंने आपको बताया था कैसे होता है, ऐसा है, ठीक है। अब उसने फूड पार्टिकल देखा, ठीक है। अब वो फूड पार्टिकल देख रहा है कि उसने फूड पार्टिकल देख लिया, अब वो उस तक जाएगा कैसे, उसके तो पैर नहीं है ना, हम तो चली भी जाए, हमने गोलगप्पे वाला देखा, हम उसके पास चले जाते हैं ना भाग भाग के, लेकिन इसके तो पैर ही नहीं है, ये जाएगा कैसे। तो ये अपने आप को मूव करता है, क्या करता है, ये अपने आप को मूव करेगा,
फूड पार्टिकल की तरफ। क्या करेगा ये? अपने आप को मूव करेगा फूड पार्टिकल की तरफ। और मूव करते करते बेटा ये ना ऐसे, ये जो आपको दिख रही है ना, ये एक सेकेंड, ये आपको आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिख रही? ये दो, जैसे कि वो फूड पार्टिकल को ऐसे गले लगा रहा है। हम आप अपने आप को इमेजिन करो, जैसे आप किसी को गले लगा रहे हो, तो आप अपनी दोनों आर्म्स को, अपनी दोनों बाहों को ऐसे ऐसे कर लेते हो ना, उसके उसके आसपास के, उसके अराउंड कर लेते हो, समझे? तो वो ऐसे ही वो क्या कर रहा है, दो क्या करता है, आर्म्स लाइक क्या करता है, स्ट्रक्चर बना देता है। वो आर्म लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखो, पहले हमारे पास अमीबा ऐसा था, ठीक है, उसने देखा फूड पार्टिकल, तो वो, अब बेटा हमने पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया कि अमीबा है क्या, अमीबा क्या है, हमने पढ़ लिया कि भाई वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी उसकी वेल डेवलप्ड शेप नहीं है, और वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब बॉडी के अंदर हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, तो अब हम इसमें देखते हैं। जैसे ये अमीबा है, अमीबा ने फूड पार्टिकल देखा, अमीबा ने फूड पार्टिकल देखा। अब ऐसा तो नहीं है हमारी तरह कि भाई उसने फूड देखा और वो उसकी तरफ भागा भागा चले जाए, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। हम उसके पास, हम खाने के पास जा सकते हैं, पर अमीबा तो नहीं कर सकता ना बेचारा, उसने तो पैर ही नहीं है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो। तो वो क्या करता है, जैसे अपने आप को आगे बढ़ाता है, वो अपने आप को क्या कहता है, आगे बढ़ाता है वो, और क्या करता है, आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है बेटा वो उसके आसपास, उस फूड पार्टिकल के आसपास क्या करता है वो, आर्म्स लाइक क्या करता है, स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इस आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर को बेटा हम क्या कहेंगे, सूडोपोडिया। इस आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। अब देखो, ये यहाँ पे अमीबा है, अमीबा ने देख लिया भाई खाना है, अपना मौका नहीं जाना चाहिए, खाना है। अब हम क्या करेंगे, खाना देखा तो वो आगे बढ़ा। अब जैसे हम किसी को हग करते हैं ना बेटा, हम अपनी दोनों बाहें कैसे उसके आसपास कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे अंदर आ जाता है ना वो। जैसे आप समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रही हूँ। अब जैसे हम किसी को गले लगाते हैं, तो हम हमारी आर्म्स उसके अराउंड रैप कर लेते हैं ना, तो ऐसे ही अमीबा क्या करेगा, आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा अपनी बॉडी के साथ। ये उसका स्ट्रक्चर था पहले, ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर है। एक तो ना मेरा पेन भी तो नहीं चल रहा है ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर है बेटा पहले, ठीक है। इसने देख लिया खाना, क्या देख लिया इसने, खाना है भाई यहाँ पे। अब क्या करेगा वो, आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा वो। आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा, ये बना ली दो, और क्या हो गया, खाने को ऐसे अंदर की तरफ अपने ट्रैप करेगा ये, ठीक है। ऐसा करता करता वो क्या हो जाएगा, ऐसे करते करते वो यहाँ तक आ जाएगा। देखो बेटा, ये आया और फूड पार्टिकल को एकदम अपने अंदर ले आएगा एनगल्फ करने के लिए। तो ये जो आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर इसने बनाई ना बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। इसको हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। these structures are called as pseudopodia। these structures are called as pseudopodia। ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ये इसने सूडोपोडिया बनाया, खाने को क्या किया, अपने अंदर लिया, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, खाना अंदर, इंजेक्शन में क्या होगा, खाना क्या होगा, कैसे लेगा वो अपने अंदर, सूडोपोडिया, आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। उससे क्या होगा, खाना क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। अब क्या है, उसके जो सेल ऑर्गन जो उसमें सिक्रीशंस हो रहे हैं, वो क्या करेगा, उस खाने को डाइजेशन करेंगे। वो खाना क्या होगा, डाइजेस्ट होगा बॉडी में। उसके बाद जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगी ना खाने की, डाइजेशन हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, उसके बाद क्या होता है, एक फ्रेश क्या बनता है बेटा, फूड वैक्यूल बनता है। एक क्या बनता है, फ्रेश फूड वैक्यूल बनता है। इस सब के बाद क्या हो जाएगा, ओल्ड फूड वैक्यूल होगा और एक न्यू फूड वैक्यूल होगा। उसके बाद क्या होगा, खाना क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, इजेशन हो जाएगा। इजेशन इसमें कैसे होता है बेटा, जो सेल बॉडी है ना, वॉल ऑफ द सेल क्या होगा, रप्चर होगा, और क्या होगा, क्या होगा, इजेशन हो जाएगा, खाना बाहर चला जाएगा। तो ये आपको समझ आया,
न्यूट्रिशन इन अमीबा का क्या हो गया, ये प्रोसेस हो गया। 5 स्टेप प्रोसेस है। 5 स्टेप प्रोसेस क्यों है, क्योंकि ये क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है। सबसे पहले क्या होगा, इजेशन होगा। इजेशन खाने का कैसे होगा, सूडोपोडिया बना के। क्या बनाएगा, सूडोपोडिया बनाएगा। ये क्या होगा, आर्म्स लाइक ये स्ट्रक्चर है अपने खाने को अंदर लेने के लिए। और फिर क्या होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। जो न्यूक्लियस है या फिर फूड वेक्यूल है उसके अंदर क्या होगा, सब सिक्रीशंस हो गए और फूड का क्या होगा, डाइजेशन होगा और एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद जब प्रोसेस खत्म हो गया तो हमारे पास क्या होगा, एक ओल्ड फूड वेक्यूल होगा और क्या होगा, फ्रेश फूड वेक्यूल होगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रेश फूड वेक्यूल होगा। उसके बाद इजेशन बेटा किस प्रोसेस से होती है, इजेशन में क्या होगा, सेल वॉल ऑफ अमीबा क्या होगी, रप्चर होगी और हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर वेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। समझे आप, बस इसी को आप इसमें थ्योरी में बता रखा है। अब इसके देखो इजेशन। इजेशन में क्या होगा, अमीबा इंजेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फिंगर लाइक एक्सटेंशंस, फिंगर लाइक और आर्म्स लाइक एक्सटेंशंस कॉल्ड एज सूडोपोडिया, कॉल्ड एज सूडोपोडिया। इजेशन किससे होता है, फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं जो अमीबा बनाता है। क्या होता है, उसको क्या कहते हैं हम, सूडोपोडिया। उसको क्या कहते हैं हम, सूडोपोडिया। When the food particles approaches amoeba, it forms pseudopodia around it and forms a food vacuole inside amoeba. और क्या होगी, एक फूड वेक्यूल बना लेगा अपने अंदर। सबसे पहले क्या होगा, उसने खाना देखा, खाना देखेगा तो वो क्या बनाएगा, सूडोपोडिया बनाएगा, फिंगर लाइक एक्सटेंशन या फिर आर्म्स लाइक एक्सटेंशन। खाने को अपने अंदर लेगा और क्या बनेगा उसके अंदर, फूड वेक्यूल बनेगी इनसाइड अमीबा। डाइजेशन, वेरियस एंजाइम्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म enters into food vacuole and breaks them into simple soluble molecule। वही कि भाई सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल में जो उसने खाना लिया अपने अंदर उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा ताकि उसका डाइजेशन इजियर हो सके, उसका डाइजेशन क्या हो सके, इजियर हो सके। थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। द सिंपल सॉल्युबल फूड इज एब्जॉर्ब बाय साइटोप्लाज्म के थ्रू, वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा ऑफ अमीबा, फॉर्म्स फूड वेक्यूल थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब आप इसमें ये बिल्कुल लिखेंगे कि फूड वेक्यूल कैसे बनती है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन से क्या बनती है, फूड वेक्यूल बनती है। अब फोर्थ स्टेप है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मैंने आपको क्या बताया था कि जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उसको क्या करना, यूटिलाइज करना बॉडी को, उसमें उसको क्या करना, यूटिलाइज, उसको क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। अमीबा सेल ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्ब्ड फूड थ्रू रेस्पिरेशन। जो अमीबा फूड है ना, वो सेल है ना, जो एनर्जी कैसे ऑब्टेन करता है, एब्जॉर्ब फूड से वो अपनी एनर्जी कैसे लेगा, थ्रू रेस्पिरेशन के थ्रू। दिस यूटिलाइज एनर्जी बाय अमीबा फॉर इट्स ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। बॉडी को ग्रो करने में और क्या कहती है, बॉडी को किसी चोट वोट लग जाए या फिर बॉडी को क्या करती है, रिपेयर करने में क्या करती है, हेल्प करती है ये एनर्जी। भाई कि जो हमने खाना खाया बेटा वो यूज हो रहा है, वो यूज कैसे हो रहा है, किसमें यूज हो रहा है, वो इसकी ग्रोथ में और बॉडी को रिपेयर करने में यूज हो रहा है। और वो एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब करी वो किस प्रोसेस से यूज कर पाएगा, वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से। किस प्रोसेस से, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से। फिफ्थ स्टेप इज इजेशन। फिफ्थ स्टेप इज इजेशन। व्हेन a considerable amount of undigested food gets collected inside amoeba, its cell membrane rupture। मैंने आपको क्या बताया था कि क्या होगा, इसकी सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, रप्चर हो जाएगी एंड थ्रोज आउट द अनडाइजेस्टेड फूड, एंड थ्रोज आउट द अनडाइजेस्टेड फूड, वो क्या कर देंगे, वो बाहर निकाल देंगे, थ्रो आउट कर देंगे। तो ये था हमारा बेटा प्रोसेस न्यूट्रिशन इन अमीबा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। चलिए एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। जैसे हमें पढ़ना तो आज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन भी था, पर इसको हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे क्योंकि हर चीज बेटा बहुत आराम से समझनी पड़ेगी, बहुत आराम से आपको। अगर आप किसी चीज में जल्दी करोगे ना वो समझ नहीं आएगी। जो मैं आपको समझा रही हूँ ना वो आप सुनिए, जो यहाँ पे दिखा रही हूँ उसको यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए और फिर उसको रिवाइज करो। रिवाइज करो, उसके बाद अगर आप लिखोगे ना आपको बिल्कुल सब कुछ सही समझ आएगा। क्योंकि बेटा रिवीजन का प्रोसेस ही ये है, जब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा ना, आप कितना ही उसको क्रैम कर लो, उसको रिवाइज कर लो, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला।
चीजों को समझना करो, एक चीज समझोगे अगली चीज अपने आप समझ में आएगी एंड फिर आपका इंटरेस्ट बनेगा कि अच्छा ये प्रोसेस ऐसे चल रहा है। तो चलिए हम एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? वो न्यूट्रिशन, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है? डिपेंड रहता है, उसको क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और वो ऑर्गेनिज्म जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं उसको क्या कहते हैं हम? हेटेरोट्रॉप। Organism other than green plant, Brugelian algae follows heterotrophic nutrition। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स के अलावा और ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा सब किस पे डिपेंडेंट रहते हैं? किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए। ठीक है, और क्या होता है वो किस में आता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं वो। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 तरह का होता है। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? 3 तरह का होता है। ठीक है, स्पैरोफिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। स्पैरोफिटिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें क्या हो गया? डेड और डिकेइंग प्लांट के ऊपर, ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। इसके एग्जांपल्स क्या है? पेनिसिलियम, मशरूम, बेसिलस। पैरासिटिक न्यूट्रिशन कौन सा होगा बेटा? जिसमें क्या होगा? डिपेंडेंट तो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तभी वो इसका पार्ट है ना हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, बट वो क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होगा। किसके ऊपर डिपेंड होगा वो? लिविंग ऑर्गेनिज्म के। जो भी ऑर्गेनिज्म किसी और के ऊपर डिपेंड है इस चीज में, न्यूट्रिशन किसी और से ले रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? पैरासाइट। उसको हम क्या कहेंगे? पैरासाइट। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं बेटा? लाइस, जो हमारे सिर में जुएं हो जाती है ना वो। टिक्स, जो कौन से डॉग्स में या फिर एनिमल्स में होती है ये बहुत सारी। लीच, चिपक जाती है ना तो फिर कहते हैं कि वो बहुत मुश्किल से उतरेगी तो खून चूस लेगी उसको, ये भी किस में आता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है हमारा? जो हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के आगे कितने पार्ट्स है? 3, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। हर्बीवोरस वो जो किस पे? सिर्फ किस पे? प्लांट्स पे और ग्रास पे डिपेंडेंट है। कार्निवोरस वो जो क्या कहते हैं? दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं, सिर्फ मीट के ऊपर डिपेंडेंट है। ओमनिवोरस वो, ओमनिवोरस हम जैसे बेचारे जो दोनों से काम चला रहे हैं, हमारा प्लांट से भी और एनिमल से भी, तो उसमें हम क्या कहाँ पे आ जाते हैं? हम उसमें ओमनिवोरस में आ जाते हैं। आगे हमने पढ़ा न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या है बेटा? अमीबा एक एक्वेटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इट नॉर्मली अकर्स इन वाटर विच हैज अ लॉट ऑफ वेजिटेशन, डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल एंड बैक्टीरिया। एक्वेटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में तो बेटा कहाँ मिलेगा? वाटर बॉडी में ही मिलेगा, और ऐसी वाटर बॉडी में मिलेगा जहां उसको क्या होगी? लॉट ऑफ वेजिटेशन होगी और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, ताकि वो अपना खाने की रिक्वायरमेंट क्या कर सके? पूरी कर सके। अब अगला स्टेप क्या है इसमें कि भाई ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल है, यूनिसेल्युलर है, सिंगल सेल है, बट यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मतलब इसके पास क्या है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेलीज है। अब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनेलीज है, तो इसका क्या होगा? न्यूट्रिशन इसमें क्या होगा? होलोजोइक होगा। न्यूट्रिशन क्या होगा? होलोजोइक, मतलब इसकी बॉडी के अंदर ही होगा इसका न्यूट्रिशन। और वो प्रोसेस जिससे क्या करता है? ये खाना खाता है, खाना लेता है, उसको क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस। अब मैंने आपको बताया था ना, शायद मैं आपको एक्सप्लेन करना भूल गई कि फेगोसाइटोसिस में क्या है। मैंने आपको बताया था ना कि क्या बनाता है? सूडोपोडिया बना लेता है, फिंगर लाइक एक्सटेंशन। ये जो खाना, ये जो प्रोसेस है ना सूडोपोडिया बनाना, यही कहलाता है फेगोसाइटोसिस। यही क्या कहलाता है? फेगोसाइटोसिस। इसी को हम क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस कहलाता है बेटा ये। और हमने क्या पढ़ा था अमीबा के बारे में? और हमने पढ़ा था कि इसके पास क्या है? कोई भी माउथ नहीं है और फिक्स प्लेस नहीं है जिससे ये क्या कर सके? फूड को अपने अंदर एनगल्फ कर सके, इंजेस्ट कर सके। और ये किस पे डिपेंडेंट होता है अपने खाने के लिए? माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स के ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर, डिकेइंग फूड पार्टिकल्स के ऊपर। अब इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक है, तो ये कैसे कैसे परफॉर्म होता है इसका? इसमें हमने यहाँ पे पढ़ा था। सबसे पहले क्या होगा? ये फूड पार्टिकल देखेगा, इजेशन कैसे होगा? ये क्या करेगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएगा। इनको क्या कहते हैं हम? सूडोपोडिया। इनको हम क्या कहेंगे?
सूडोपोडिया। इसमें खाना किस किस प्रोसेस से लिया? फेगोसाइटोसिस कहते हैं, जिसमें क्या बनता है? सूडोपोडिया बनता है। उसके बाद क्या होगा? डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? नई क्या बनेगी? फूड वैक्यूल बनेगी। एसिमिलेशन होगा, जो खाना एब्जॉर्ब हुआ उसकी एनर्जी को हम कैसे यूज कर रहे हैं बॉडी में, उसको क्या कहते हैं? एसिमिलेशन होगा। एंड देन इजेशन हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा खाना। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही बहुत है बेटा। अगली वीडियो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ये थोड़ा लंबा टॉपिक होने वाला है, पर बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे खुद के बारे में है, तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एक बार अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज जरूर कीजिएगा, और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले, हमने जो लास्ट लेक्चर लिया था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, उसको जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, उसको जरूर रिवाइज करना है। तभी ऐसा नहीं करना है कि अगली लेक्चर आया, अगला टॉपिक आया, वो पढ़ रहे हैं और पीछे सब कुछ साफ करते जा रहे हैं। नहीं, रिवाइज करके अगला टॉपिक पढ़िएगा, तभी आपके कंसेप्ट क्या होंगे? क्लियर होंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।